हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम एक टॉपिक अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? बिल ऑफ राइट्स इन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक में क्या करेंगे? साउथ अफ्रीका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बिल ऑफ राइट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं दिया क्या हुआ है। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनॉग्रेटेड इन दिसंबर 1996। तो बेसिकली हमें पता है साउथ अफ्रीका के बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करा है। अपनी जो दूसरी बुक है पॉलिटिकल थ्योरी वाली, उसमें भी हमने अंडरस्टैंड करा कि वहाँ पर एपार्थाइड रिजीम चल रहा था। फिर उसके बाद फाइनली वहाँ पर एपार्थाइड रिजीम को ख़त्म किया गया। और 1996 में क्या हुआ? 1996 में कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया, इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, दिसंबर 1996 में कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर लागू हो गया। अब क्या हुआ है? अब जब कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर बनाया जा रहा था और एक तरीके से लागू किया जा रहा था, उस टाइम पर साउथ अफ्रीका की भी सिचुएशन लगभग थोड़ी थोड़ी जो है इंडिया की जैसी थी। ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे साउथ अफ्रीका का और इंडिया का, कि जब दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे थे तो उस टाइम पर इन दोनों कंट्रीज़ की सोसाइटीज़ में आखिरकार हो क्या रहा था। तो साउथ अफ्रीका में स्टिल फेस्ड द थ्रेट ऑफ सिविल वॉर आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ एपार्थाइड गवर्नमेंट। जब साउथ अफ्रीका में उस टाइम पीरियड में जब कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से बनाया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने के लिए आ गया था, तो उस टाइम पीरियड में एक थ्रेट था कि सिविल वॉर हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि इतने लंबे टाइम पीरियड तक जब ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है कि जो ब्लैक इंडिविजुअल्स हैं वो लोग क्या कर सकते हैं? वाइट्स के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो सिविल वॉर जैसे सिचुएशन की पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पर थी। ठीक उसी तरीके से, ठीक ये जो कंडीशन है, ये इंडिया में भी कुछ वैसी सिचुएशन थी, क्योंकि इंडिया में भी सिविल वॉर के तरीके से चल रहा था। ठीक है, हिंदूज मुस्लिम्स के बीच में जो है राइट्स चल रहा था, रिलीजन के बेसिस पर जो है राइट्स हो रहा था। तो ये सारी सिचुएशन लगभग इस तरीके से दोनों में जो है एक कॉमनैलिटी दिखाई देती है कि द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी ऑफ बोथ दीज कंट्रीज वॉज नॉट स्टेबल। दोनों सोसाइटीज़ दोनों स्टेबल नहीं थी जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था और इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। ठीक है, अब साउथ अफ्रीका क्या करता है? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इट्स बिल ऑफ राइट्स इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका। ओके, तो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि साउथ अफ्रीका में जो बिल ऑफ राइट्स है, बिल ऑफ राइट्स क्या है हमने अंडरस्टैंड करा अभी। बिल ऑफ राइट्स का मतलब एक लिस्ट ऑफ राइट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन जिनको प्रोटेक्ट करता है। तो बिल ऑफ राइट्स साउथ अफ्रीका की जो डेमोक्रेसी है उसका एक कॉर्नरस्टोन है, उसका एक बेसिक फाउंडेशन है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका में अगर डेमोक्रेसी चलेगी तो वो कैसे चल पाएगी? वो तभी चल पाएगी जब बिल ऑफ राइट्स इम्प्लीमेंट होंगे, जब बिल ऑफ राइट्स के द्वारा दिए गए राइट्स को लोगों की लाइफ में एक तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। तो अफ्रीका का जो बिल ऑफ राइट्स है वो क्या कहता है? इट फॉरबिड्स डिस्क्रिमिनेशन। अफ्रीका का बिल ऑफ राइट्स डिस्क्रिमिनेशन को बंद करता है, डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है अलग अलग ग्राउंड्स पर, जैसे रेस, जेंडर, प्रेगनेंसी, मैरिटल स्टेटस, एथनिक और सोशल ओरिजिन, कलर, एज, डिसेबिलिटी, रिलीजन, कॉन्साइंस, बिलीफ, कल्चर, लैंग्वेज एंड बर्थ। क्या कह रहा है? ये अलग अलग बेसिस है जिसके बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता वहाँ पर। ठीक है, इंडिया में भी ठीक वैसे ही कुछ चीज़ें हैं। इंडिया के बिल ऑफ राइट्स जिसको हम इंडिया में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें भी जो आर्टिकल 15 है वो डिस्क्रिमिनेशन को बैन करता है, डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। ठीक है, जैसे इंडिया में ये सारे सेम टू सेम बेसिस तो नहीं है डिस्क्रिमिनेशन को बैन करने के, बट डिस्क्रिमिनेशन को बंद किया जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है। जैसे कि रेस इंडिया में भी है, ठीक है, जेंडर भी है और रिलीजन भी है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कुछ कॉमन बेसिस है जिसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो साउथ अफ्रीका भी कंप्लीटली उनको प्रोहिबिट करता है, साउथ अफ्रीका भी कहता है कि वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। और इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कुछ ग्राउंड्स पर जो है डिस्क्रिमिनेशन को क्या करता है? प्रोहिबिट करता है, एक तरीके से मना करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलैरिटी है, दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में ये पहली सिमिलैरिटी है। दूसरी चीज़ और क्या देता है? इट ग्रांट्स परहैप्स द मोस्ट एक्सटेंसिव रेंज ऑफ राइट्स टू द सिटीजन्स। तो जो साउथ अफ्रीका का जो बिल ऑफ राइट्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव, जितना ज़्यादा हो सकता है, मतलब जितने ज़्यादा राइट्स दिए जा सकते हैं उतने राइट्स देने की कोशिश करता है अपने सिटीजन्स को, ठीक इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे। अ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन्फोर्सेज द राइट्स इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, अब एक और कंपैरेटिव एनालिसिस करना है हमें इंडिया के सिचुएशन में और साउथ अफ्रीका की सिचुएशन में। साउथ अफ्रीका में क्या हुआ? साउथ अफ्रीका में एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई जिस कोर्ट का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो जब भी
साउथ अफ्रीका के बिल ऑफ राइट्स का इन्फोर्समेंट करना होता है, उन बिल ऑफ राइट्स को इम्प्लीमेंट करना होता है, लागू करना होता है। और यदि वहाँ पर उन लोगों के, साउथ अफ्रीका के लोगों के जो बिल ऑफ राइट्स हैं, यानी कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनका वायलेशन हो जाता है तो फिर वो किसके पास जाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास जाते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग से, एक स्पेशल तरीके से, एक अलग से वहाँ पर कोर्ट बना दी गई है इस चीज़ के लिए। इंडिया में क्या वैसी चीज़ें हैं? नहीं, इंडिया में हमने कोई अलग से स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाई है। ठीक है, तो दोनों में अंतर ये है। इंडिया में क्या है, इंडिया में जब भी राइट्स का वायलेशन होता है, वी कैन गो टू हाई कोर्ट, वी कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। तो दोनों में अंतर ये है कि वहाँ पर एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में हमारे पास कोई अलग से कोर्ट नहीं है। उसी कोर्ट में हमारे पास जो है हाई कोर्ट है, और साथ ही साथ में जो हमारा जुडिशरी है, उसी सिस्टम के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये दो अंतर है। सम ऑफ द राइट्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका इंक्लूड। अब हम लोग जब ये कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बिल ऑफ राइट्स है, उसने जितना ज़्यादा हो सकता है एक्सटेंसिव राइट्स लोगों को देने की कोशिश करी है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, और थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे कि आखिरकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन से राइट्स दिए हैं। थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि कौन सी चीज़ साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन में है, और क्या वो चीज़ सेम टू सेम इंडिया के फंडामेंटल राइट्स में भी है क्या। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है राइट टू डिग्निटी। तो राइट टू डिग्निटी यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है साउथ अफ्रीका के बिल ऑफ राइट्स में, लेकिन क्या ये इंडिया में अलग से मेंशन है क्या? नहीं। जब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कवर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे अलग अलग प्रकार के राइट्स हैं, और उसको हम जान लेंगे। ठीक है, एक एक राइट्स को हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि हमारे यहाँ पर राइट टू डिग्निटी स्पेसिफिकली एक अलग से राइट नहीं है। ठीक है, एक अलग से राइट नहीं है, बट ये आर्टिकल 21 का पार्ट है। जब हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो आर्टिकल 21 क्या कहते हैं? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ओके, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है आर्टिकल 21 में। जब हम तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि राइट टू लाइफ का मतलब केवल एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कहने के लिए जी रहे हैं, जानवरों जैसी ज़िंदगी को भी हम लोग कह रहे हैं कि ये राइट टू लाइफ है। नहीं, राइट टू लाइफ का मतलब है ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, एक डिग्निटी के साथ जीना, एक थोड़े सम्मान के साथ, गरिमा के साथ जीना, कि हमारे पास बेसिक सुविधाएं हैं, हमारे पास बेसिक राइट्स हैं, और तब जा कर के हम कह सकते हैं कि हम सही तरीके में, सही मायने में राइट टू लाइफ हमारे पास है। ठीक है, तो वो चीज़ आर्टिकल 21 के अंदर, ये जो राइट टू डिग्निटी है, इंडिया में एक्सक्लूसिवली नहीं है। ठीक है, बट ये इम्प्लिसिट राइट है। इम्प्लिसिट किसके अंदर है? इम्प्लिसिट है हमारे आर्टिकल 21 के अंतर्गत, जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। सेकंड क्या है? राइट टू प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी अलग से राइट है साउथ अफ्रीका के बिल ऑफ राइट्स में। इंडिया में क्या है? इंडिया में ये राइट भी आर्टिकल 21 के अंदर ही दिया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? देखो, ये सारे के सारे बहुत सारे राइट्स आप देखोगे, मैं बार बार बताऊंगी कि ये भी 21 में है, ये भी 21 में है। 21 का मतलब क्या है? आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में ये राइट आता है। तो मैं बार बार बताऊंगी कि आर्टिकल 21 में है, तो इसको बार बार रिपीट करने से पहले मैं समझा ही देती हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो कॉन्स्टिट्यूशन में केवल एक राइट लिखा था हमने, और वो था राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि जब हम राइट टू लाइफ की बात करते हैं तो उसके अलग अलग एस्पेक्ट होंगे ना। सेफ इन्वायरमेंट, फ्री एंड फेयर ट्रायल, ठीक है, राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू ह्यूमन डिग्निटी, ये सारे क्या है? जब हम राइट टू लाइफ की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें ये सारे इसके एस्पेक्ट हैं। ठीक है, जीवन जीने का मतलब क्या है? लाइफ का मतलब क्या है? ये सारी चीज़ें लाइफ में होनी चाहिए। डिग्निटी होनी चाहिए, सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, है ना, शेल्टर होना चाहिए हर व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति के पास एजुकेशन होनी चाहिए, हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए कि अगर उसका फेयर ट्रायल हो, ठीक है, स्पीडी ट्रायल हो। ये सारे क्या है? इसी एक राइट के सब पार्ट्स हैं, इसी एक राइट के अलग अलग डायमेंशंस हैं। तो इन अलग अलग डायमेंशंस को सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में रिकॉग्नाइज करा, और बोला कि जब हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो राइट टू लाइफ का मतलब एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब इसमें बहुत सारे अधिकार अंदर हैं, और वो अलग अलग अधिकार आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट अलग अलग जजमेंट्स में देता है। ठीक है, इसी की वजह से आर्टिकल 21 का जो स्कोप है ना, जब हम राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करते हैं ना, पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसी राइट के अंदर बहुत सारे अलग अलग राइट्स आते हैं। इसको ऐसे समझो। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करेंगे, एक स्पेसिफिक राइट की बात करेंगे, इसके अंदर और भी बहुत सारे राइट है जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिए हैं कि राइट टू लाइफ में राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी भी आता है, राइट टू एजुकेशन भी आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आता है, राइट टू लाइवलीहुड भी आता है, राइट टू हेल्थ केयर भी आता है, राइट टू फूड भी आता है।
ये सब सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन की वजह से हुआ है, और इसीलिए आर्टिकल 21 का जो डायमेंशन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। और आज भी जो है नए नए राइट्स को एक तरीके से आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ऐड करता जा रहा है, ताकि हमारी लाइफ एक डिग्निटी वाली लाइफ हो। क्लियर है? तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें लेनी है। पहली चीज़, राइट टू डिग्निटी मैंने बता दिया। राइट टू प्राइवेसी भी हमारे यहाँ पर स्पेसिफिक राइट नहीं है, आर्टिकल 21 का पार्ट है। राइट टू फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, खुद सोचो, फेयर लेबर प्रैक्टिसेस किस में आती है? हमने स्टार्टिंग में केस पढ़ा एशियन वर्कर्स का, तो उसमें क्या है, उसमें फेयर लेबर प्रैक्टिस हो रही थी क्या? नहीं। फेयर लेबर प्रैक्टिस अगर होती तो फिर मिनिमम वेजेस दी जाती, बट मिनिमम वेजेस नहीं दी जा रही थी। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में आर्टिकल 23 स्पेसिफिकली बोलता है कि हर किसी को मिनिमम वेज दी जाएगी। तो वो इस तरीके से इंडिया में भी फेयर लेबर प्रैक्टिसेस की बात हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर नाम अलग है उस राइट का। हमारे यहाँ पर राइट का नाम क्या है? ये राइट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ओके। लेकिन वहाँ पर नाम क्या दिया हुआ है साउथ अफ्रीका में? राइट टू फेयर लेबर प्रैक्टिसेस। तो समझ रहे हो, नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो सब पॉइंट्स है ना, जिस राइट की बात करी गई है वो लगभग सेम है, ओके। राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट एंड राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, सेम। ये चीज़ भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू लाइफ के अंतर्गत राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट भी आता है। तो ये राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट साउथ अफ्रीका में अलग से राइट है, लेकिन इंडिया में 21 का ही पार्ट है, आर्टिकल 21 का ही ये सब पार्ट है, ओके। और क्या है? राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग, ये भी हमारे यहाँ पर अलग से नहीं दिया हुआ है, आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के बाद ये चीज़ आई है। हेल्थ केयर, फूड, वाटर, सोशल सिक्योरिटी, ये चीज़ भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आई है। तो देख रहे हो, बहुत सारे राइट्स हमारे आर्टिकल 21 के अंतर आते हैं, और वो ये चीज़ कब पॉसिबल हो पाई? जब सुप्रीम कोर्ट ने वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन करा हमारे राइट टू लाइफ का, ओके। राइट टू बेसिक एंड हायर एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन हमारे यहाँ पर है, लेकिन हमारे यहाँ पर हायर एजुकेशन का राइट नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जो कि आर्टिकल 21A के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर बेसिक एजुकेशन का तो है कि हाँ, अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज आपको बेसिक एजुकेशन मिलेगी, लेकिन हायर एजुकेशन हमारे यहाँ पर नहीं है। तो ये दो अंतर हो गया साउथ अफ्रीका के बिल ऑफ राइट्स में और इंडिया के बिल ऑफ राइट्स में, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, कि वहाँ पर बेसिक के साथ हायर एजुकेशन भी है, लेकिन इंडिया में बेसिक एजुकेशन है, ओके। राइट ऑफ कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, सेम टू सेम राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, ठीक है। सेम टू सेम राइट्स हमारे यहाँ पर भी है, और ये आता है अंडर आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो हमारा 5th राइट है, तो उसमें ये सारे के सारे राइट्स हमारे यहाँ पर है। तो दोनों के दोनों सेम है। साउथ अफ्रीका में भी ये चीज़ है, हमारे यहाँ पर भी एज इट इज़ सेम टू सेम चीज़ है। और क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ पर राइट टू लाइफ का भी पार्ट है, और साथ ही साथ में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भी पार्ट है, जो कि आर्टिकल 19 है, ठीक है। समझ गए? तो ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने ले ली किसके बारे में? साउथ अफ्रीका और इंडिया का एनालिसिस करा कि साउथ अफ्रीका में जो बिल ऑफ राइट्स है वो कौन कौन से अधिकार देता है साउथ अफ्रीका के लोगों को, इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन कौन से अधिकार देते हैं। और लगभग हमने देखा कि नाम भले ही अलग अलग हो, ठीक है, वहाँ पर कुछ राइट्स स्पेसिफिकली दिए गए हैं, हमारे यहाँ पर वो राइट्स आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो भले ही सारी चीज़ें लगभग जो है नाम अलग हो या फिर अलग तरीके से दिए गए हो, लेकिन जो राइट्स हैं वो काफ़ी सारे राइट्स सिमिलर हैं दोनों में। बस एक हमने अंतर देखा कि हायर एजुकेशन हमारे यहाँ पर नहीं है, हमारे यहाँ पर बेसिक एजुकेशन तक की ही बात करी गई है, ठीक है। आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, और एक ये हमें अंडरस्टैंडिंग मिली कि डेमोक्रेसी में, हर डेमोक्रेसी में किस तरीके से जो बिल ऑफ राइट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितना ज़्यादा हो सकता है एक एक्सटेंसिव राइट लोगों को, अपने सिटीज़न को वो देने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपने आप को डेवलप कर पाए, अपने वेलबींग को इंश्योर कर पाए, अपने आप को ग्रो कर पाए, ठीक है, ओके। तो ये अंडरस्टैंडिंग थी जो हमें यहाँ से लेनी थी। इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपना जो फर्स्ट राइट है उसको कवर करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।